मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब वक्त की रफ्तार आज जितनी तेज नहीं थी, जब खबरें पैरों से चलती थीं, साइकिल पर सवार होती थीं और कभी कभी हवा के कंधे पर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव पहुंचती थी। मोबाइल फ़ोन का तो नाम भी नहीं था उस ज़माने में। कोई मर जाता था तो रिश्तेदारों को खबर देने के लिए किसी बंदे को खुद चलकर जाना पड़ता था, मीलों कोसों, चाहे जैसा भी मौसम हो। यशपाल को भी ऐसे ही जाना पड़ा था। दोपहर की धूप अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि दादाजी चले गए। पिछले कई दिनों से बुखार था। वैद्य जी आते थे, कुछ काढ़ा वाढ़ा देते थे, लेकिन उम्र की एक हद होती है जिसके आगे काढ़ा भी बेबस हो जाता है। दादाजी की उम्र 80 पार थी, देह थक चुकी थी। उस दोपहर जब यशपाल की माँ ने उनके कमरे से आवाज़ लगाई तो आवाज़ में कुछ ऐसा था कि यशपाल बिना कुछ सोचे दौड़ा। दादाजी की आंखें खुली थी, छत देख रहे थे या शायद छत के पार कुछ और। यशपाल ने उनकी आंखें बंद की, हाथ ठंडा था। घर में रोना शुरू हो गया, औरतें इकट्ठा होने लगी, पड़ोसी आने लगे। लेकिन बाप ने यशपाल को एक तरफ बुलाकर धीरे से कहा, बेटा चाचाओं को खबर देनी है, मामा जी को भी आज ही जाना होगा, कल तक सबको आना है। यशपाल उस वक्त 22 साल का था, पतला दुबला लेकिन मजबूत। घर का बड़ा लड़का होने का बोझ उसे बचपन से ही मालूम था। उसने अपने दोस्त राघव को बुलाया। राघव उसका बचपन का दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जो बिना वजह पूछे साथ चल देता है। यशपाल ने सिर्फ इतना कहा, दादाजी नहीं रहे, चलना होगा, और राघव उठ खड़ा हुआ। साइकिल यशपाल की थी, एक पुरानी हरकुलिस जिसके हैंडल पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था। राघव पीछे बैठा, दोनों निकल पड़े। पहला गांव 5 कोस था, दूसरा 8, तीसरा उससे भी आगे। रिश्तेदारियां दूर दूर तक फैली थी, जैसे किसी ने बीज बिखेर दिए हों। शाम होते होते दोनों 2 घर निपटा चुके थे। हर जगह एक सा मंजर था, पहले सन्नाटा, फिर आंसू, फिर कब निकलना है ये वाला सवाल। अब तीसरे घर की तरफ जाना था, मामा जी का गांव। वो सबसे दूर था। राघव ने कहा था कि लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा, लेकिन यशपाल को जाना था तो जाना था। मामा जी के यहाँ खबर दी, चाय पी और फिर वापस निकल पड़े। रात धीरे धीरे उतरती है गांव में। शहर में रात एकदम से आती है, बत्तियां जलती है और अंधेरा भाग जाता है। लेकिन गांव की रात अलग होती है। वो पहले आसमान पर बैठती है, फिर पेड़ों में उतरती है, फिर ज़मीन पर आती है और फिर धीरे धीरे इंसान को अपने में समेट लेती है। उस रात का अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। रास्ता जो दिन में जाना पहचाना लगता था, रात में वही रास्ता अजनबी हो गया था। दोनों तरफ खेत थे, कटे हुए सूखे, जिनमें से कभी कभी हवा गुजरती थी और फसल के टूटे हुए तने सरसराते थे। दूर कहीं कोई कुत्ता रो रहा था और ऊपर आसमान में चांद था, लेकिन बादलों के पीछे छुपता दिखता।
यशपाल पैडल मारता रहा। राघव चुप बैठा था। किसी ने कोई बात नहीं की। दादाजी की मौत का बोझ था, रात का डर था और थकान भी। तीनों मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना देते हैं जिसे तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। तभी साइकिल लड़खड़ाई। यशपाल ने पैर जमीन पर टिकाए, उतर कर देखा, चेन उतर गई थी। चेन के दांत पिनियन से बाहर आ गए थे और अब वो लटक रही थी बेकार। क्या हुआ? राघव ने पूछा। चैन। दोनों उकड़ू बैठ गए। यशपाल ने चैन को हाथ लगाया। चिकनाई और धूल से सनी हुई। राघव ने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई। रोशनी 2 पल के लिए आई और फिर हवा ने बुझा दी। दूसरी जला। बस 1-2 बची है। अंधेरे में ही काम करने लगे। उंगलियां काली हो गईं। चैन थी कि चढ़ ही नहीं रही थी। और तभी दूर से एक रोशनी आती दिखी। पहले यशपाल को लगा कि आंखों का वहम है, लेकिन रोशनी बढ़ती रही, करीब आती रही और फिर एक आवाज भी आई, इंजन की धीमी सी खरखराहट। एक ट्रक था। वो एक छोटा ट्रक था, 3 टन से ज्यादा नहीं। बॉडी पर पुराना पीला रंग था जो जगह जगह से उखड़ा हुआ था। हेडलाइटें तेज थीं, इतनी कि यशपाल की आंखें मिचमिचानी पड़ी। ट्रक रुका। इंजन की आवाज बंद नहीं हुई, बस धीमी हो गई। दरवाजा खुला और एक आदमी उतरा। पहली नजर में वो आदमी मामूली लगा। उम्र कोई 50 के आसपास होगी। मोटा जिस्म, चौड़े कंधे, गले में एक मोटी सी माला, सिर पर मटमैला गमछा बांधा हुआ, धोती कुर्ता पहने था। किसान जैसा, लेकिन किसान नहीं था। हाथ बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि यशपाल ने गौर किया। चैन उतर गई क्या? उसने पूछा। आवाज भारी थी लेकिन लहजा नरम। यशपाल ने हाँ में सिर हिलाया। आदमी नजदीक आया, झुक कर देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से साइकिल उठाई और ट्रक के पीछे रख दी। राघव और यशपाल दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। एक हाथ से हरकुलिस साइकिल उठाना, वो भी इतनी आसानी से जैसे खिलौना हो। बैठ जाओ, उधर ही जा रहा हूं। ट्रक के केबिन में तीनों बैठे, यशपाल बीच में, राघव किनारे पर और ड्राइवर। केबिन छोटा था। ड्राइवर की मोटी बाहें स्टीयरिंग पर थीं। ट्रक चला। बाहर अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी में रास्ता दिखता था। 2 पीली पट्टियां जो आगे जाकर अंधेरे में खो जाती थीं। ड्राइवर ने पहले कुछ नहीं कहा, बस चलाता रहा। फिर उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? यशपाल ने बताया, दादाजी की मौत, खबर देने का सिलसिला, घर वापसी। ड्राइवर एक पल चुप रहा, फिर बोला, मौत का सदमा सबसे बड़ा होता है, मैंने जाना है। बात वहीं रुक गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। राघव यशपाल के कान के पास झुका और धीरे से बोला, यार, इसने साइकिल एक हाथ से उठाई। यशपाल ने हल्के से सिर हिलाया। उसे भी ये बात खटक रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने खुद ही बात शुरू की। उसका नाम था बलवंत सिंह। वो इसी इलाके का था। यहाँ से कोई 15 कोस दूर एक गांव था, नाम सिकंदरपुर। उसने बताया कि वो ट्रक चलाते चलाते इस रास्ते से इतनी बार गुजरा है कि अब रात में भी आंखें बंद करके चला सकता है। कितने साल हो गए? यशपाल ने पूछा। बलवंत थोड़ा रुका। बहुत साल। उसने आगे बताया, बिना किसी क्रम के,
जैसे पुरानी बातें कभी कभी बाहर आ जाती हैं। जवानी में वो पहलवान था, गांव के अखाड़े में लड़ता था, पूरे इलाके में उसका नाम था। लोग कहते थे कि बलवंत के सामने खड़ा होने की हिम्मत कोई नहीं करता। फिर एक ऐसा वक्त आया जब अखाड़ा छूटा। उसने इसकी वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, जिंदगी ने पटका, मैंने हाथ छोड़ दिया। ट्रक चलाना उसने बाद में सीखा, किसी ने सिखाया, कौन ये नहीं बताया। धीरे धीरे उसकी अपनी गाड़ी हो गई। अनाज ढोता था, कभी कभी सामान। रात में ज्यादा चलता था क्योंकि दिन में रास्ते पर भीड़ होती है और बलवंत को भीड़ पसंद नहीं। रात में रास्ता साफ होता है और रात में ही पता चलता है कि रास्ते में कौन है जिसे मदद चाहिए। यशपाल ने उसकी तरफ देखा। बलवंत की नजरें सामने थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे यशपाल समझ नहीं पाया। ना मुस्कुराहट थी, ना उदासी, बस एक किस्म का ठहराव। राघव को नींद आ रहे थे। वो किनारे की तरफ झुक गया था और उसकी सांसें धीमी हो गई थी। यशपाल ने उसे संभाला ताकि वो दरवाजे से ना लगे। बलवंत ने एक नजर राघव पर डाली। सो गया? हाँ, थका होगा, तुम भी थके हो। हाँ, लेकिन नींद नहीं आएगी। मौत के बाद नींद नहीं आती, बलवंत ने कहा। पहली रात सबसे भारी होती है। यशपाल चुप रहा। दादा थे? हाँ। कैसे थे? यशपाल को उम्मीद नहीं थी इस सवाल की। एक पल के लिए उसका गला भर आया। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में खेत थे, पेड़ थे, दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी थी। बहुत अच्छे थे, इतना ही कह पाया। बलवंत ने सिर हिलाया। अच्छे लोग जल्दी थकते हैं। फिर बलवंत ने कुछ बताया जो यशपाल को बाद में बहुत याद आया। उसने कहा कि उसके घर में कोई नहीं है, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप गुजर गए बहुत पहले। एक भाई था, वो भी नहीं रहा। कैसे? यशपाल ने पूछा। बलवंत का जबड़ा थोड़ा कस गया। एक हादसा हुआ था इसी रास्ते पर बहुत साल पहले। यशपाल ने महसूस किया कि बलवंत इससे आगे नहीं कहना चाहता, तो उसने पूछा नहीं। लेकिन बलवंत ने खुद ही बात जारी रखा, धीरे धीरे, जैसे शब्द मुंह से नहीं किसी गहरी जगह से आ रहे थे। उसने बताया कि उसका भाई, छोटा भाई, नाम था हरनाम, एक रात इसी रास्ते पर साइकिल से जा रहा था। कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, यह अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी। ड्राइवर रुका नहीं, हरनाम वहीं पड़ा रहा। सुबह किसी ने देखा। मैं उस वक्त अखाड़े में था। खबर आई तो मैं दौड़ा, लेकिन वो जा चुका था। कैबिन में एक लंबी चुप्पी छा गई। ट्रक ड्राइवर कभी मिला नहीं? यशपाल ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, बलवंत ने कहा, और इतने में बहुत कुछ था। यशपाल ने समझा कि शायद इसीलिए बलवंत रात में इस रास्ते पर चलता है। शायद यही उसकी तलाश है, शायद यही उसका कफारा है कि जो उसके भाई के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन यशपाल ने ये सोचा ही था कि तभी कुछ हुआ। ट्रक एक मोड़ पर आया और बलवंत ने अचानक ब्रेक लगाया, इतनी तेजी से कि राघव की नींद खुल गई। यशपाल का हाथ डैशबोर्ड पर चला गया। क्या हुआ? बलवंत कुछ नहीं बोला। वो सामने देख रहा था। यशपाल ने भी देखा। रास्ते के बीचों बीच हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में,
बिल्कुल सफ़ेद, धोती कुर्ता, सिर पर कुछ नहीं। वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था, चेहरा ट्रक की तरफ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर ना हैरानी, जैसे वो जानता था कि ट्रक आएगा, जैसे वो इंतज़ार कर रहा था। ये कौन है? राघव ने फुसफुसाया। बलवंत का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो उस आदमी को देख रहा था और उसकी सांसें यशपाल ने महसूस किया अचानक तेज हो गए थे। बलवंत भाई, यशपाल ने कहा। बलवंत ने जवाब नहीं दिया। यशपाल ने फिर से सामने देखा। वो आदमी अभी भी वहीं था। हेडलाइट की रोशनी में उसका सफ़ेद कुर्ता चमक रहा था। हवा थी और उसके कपड़े नहीं हिले। हवा थी लेकिन उसके बाल नहीं हिले। राघव ने यशपाल का हाथ दबाया। उसकी मुट्ठी कांप रही थी। बलवंत ने धीरे से गियर लिया। ट्रक आगे बढ़ा, बहुत धीरे, जैसे वो खुद भी डरता हो। यशपाल की नज़र उस सफ़ेद आकृति पर थी। ट्रक करीब आया। 5 गज, 3 गज, 2 गज, और वो आदमी हट गया। नहीं, गलत कहा। वो आदमी वहीं था और फिर वहाँ नहीं था। बीच में कोई हरकत नहीं, कोई कदम नहीं, बस था और फिर नहीं था। ट्रक उस जगह से गुजरा। यशपाल ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, कुछ नहीं था। कोई कुछ नहीं बोला। तीनों चुप थे। ट्रक चलता रहा। बाहर रात थी, इंजन की आवाज़ थी। राघव की सांसें तेज थीं। यशपाल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने आप को काबू में रखे हुए था। बलवंत की आंखें भीगी थी। यशपाल ने देखा, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बलवंत ने बिना किसी से पूछे आहिस्ता से कहा, हरनाम था। बस इतना। यशपाल के रोंगटे खड़े हो गए। हरनाम उसका छोटा भाई, जो इसी रास्ते पर मरा था, जिसे किसी ट्रक ने मारकर छोड़ दिया था। यशपाल कुछ नहीं बोल पाया। क्या कहता? बलवंत ने आंखें पोंछी गमछे से और चलाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक रुका। तुम्हारा गांव यहाँ से बाईं तरफ है, मुझे सीधे जाना है। यशपाल और राघव उतरे। बलवंत ने ट्रक से उतरकर साइकिल पीछे से निकाली, फिर एक हाथ से और ज़मीन पर रख दी। यशपाल ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा। बलवंत ने हाथ उठाया, जैसे कहना चाहता हो कि कुछ मत कहो। फिर वो ट्रक में बैठा, दरवाज़ा बंद किया और ट्रक आगे बढ़ गया। यशपाल और राघव देखते रहे। ट्रक की लाल बत्तियां दूर जाती रहीं और अंधेरे में कहीं गायब हो गईं। घर पहुँचे तो रात के 2 बज रहे थे। यशपाल के बाप ने दरवाज़ा खोला। यशपाल को देखा, फिर राघव को देखा, फिर यशपाल का चेहरा देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस थके हुए हैं। राघव चला गया अपने घर। यशपाल अंदर आया। दादाजी का कमरा बंद था। बाहर एक दिया जल रहा था, छोटा सा कांपता हुआ। यशपाल वहाँ रुका। उसने दादाजी के बंद दरवाजे को देखा और उस पल उसे लगा, बड़े अजीब तरीके से लगा, कि मौत और ज़िंदगी के बीच की दीवार जितनी मोटी हम सोचते हैं शायद उतनी है नहीं। शायद वो बस एक पर्दा है और कभी कभी किसी सुनसान रात में किसी टूटे हुए रास्ते पर वो पर्दा हिल जाता है। अगले दिन सब रिश्तेदार आ गए। घर भर गया। दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ। शाम को राघव यशपाल के पास आया। दोनों घर के पीछे बैठे थे। खेत सामने थे। आसमान नारंगी था। राघव ने कहा, यार वो ट्रक
हाँ, तूने नंबर देखा था उसका? यशपाल ने सोचा, सच में उसने नहीं देखा था। आगे का नंबर नहीं, पीछे का नंबर नहीं। नहीं, मैंने देखने की कोशिश की पीछे जब हम उतरे, लेकिन राघव रुका। नंबर प्लेट ही नहीं थी। यशपाल ने उसकी तरफ देखा। और एक बात, राघव ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी थी। जब हम उतरे जमीन कच्ची थी, थोड़ी धूल थी। मेरे पैरों के निशान थे, तेरे पैरों के निशान थे, साइकिल के चक्के के निशान थे। यशपाल का दिल एक पल के लिए रुका। और ट्रक के? राघव ने सिर हिलाया। ट्रक के टायरों के कोई निशान ही नहीं थे। मतलब तू देख, इतने बड़े टायर, मतलब कोई तो निशान होना चाहिए। यशपाल ने यह बात किसी को नहीं बताई, जिंदगी भर नहीं बताई। ना माँ को, ना बाप को, ना बाद में अपनी बीवी को। बस एक बार बहुत बुढ़ापे में उसने अपने बेटे को, जो उस वक्त यशपाल जितनी ही उम्र का था, ये किस्सा सुनाया पूरा। बेटे ने सुना, चुप रहा, फिर पूछा, तो आप मानते हैं कि वो ड्राइवर इंसान नहीं था? यशपाल ने एक लंबी सांस ली। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ, उस रात जब हम सबसे ज़्यादा अकेले थे, जब रात सबसे घनी थी, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मदद आई। कहाँ से आई ये मैं नहीं पूछता। थोड़ा रुका। दादाजी के जाने के दिन शायद उन्होंने ही भेजा था। सिकंदरपुर गांव में आज भी पुराने लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर रात को कभी कभी एक पुराना पीला ट्रक दिखता है। कोई उसकी मदद मांगे तो वो रुक जाता है। ड्राइवर उतरता है, मोटा जिस्म, बड़े हाथ, गले में माला, मदद करता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। किसी ने उसका नाम ही नहीं जाना, किसी ने उसके टायरों का निशान नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रफीक के हाथों में गड्ढे पड़े थे। उम्र के 45 साल, और हर साल ने उसकी हथेली पर एक अपना निशान छोड़ा था। सुबह 4 बजे उठना, ठेले में सामान भरना, फिर सड़क पर निकल पड़ना, यही उसकी जिंदगी थी। कोई शिकायत नहीं थी उसे इससे। आदमी जो काम करता है उसी में उसकी इज्जत होती है। यही बात उसके अब्बा ने कही थी, और रफ़ीक ने उसे अपनी रूह में बसा लिया था। वो फेरी वाला था, असली फेरी वाला। मतलब ये नहीं कि बस एक गांव में घूमकर सामान बेच दिया। रफ़ीक 3-3, 4-4 गांव पार करता था। उसके ठेले में साबुन होता था, तेल होता था, माचिस होते थे, सुई धागा होता था, और कभी कभी बच्चों के लिए छोटी छोटी मिठाइयाँ भी। जो चीज़ें गांव की औरतें बाजार जाकर नहीं खरीद सकती थीं, वो रफ़ीक उनके दरवाजे तक पहुंचाता था। इसलिए लोग उसे इज्जत देते थे, चाय पिलाते थे, कभी कभी रोटी भी। उस दिन वो मालपुर, सिकंदरपुर और बड़का टोला तीनों गांव घूम आया था। बड़का टोला उसके अपने गांव करीमगंज से कोई 8-9 किलोमीटर दूर था। रास्ता कच्चा था। बीच में एक पुराना आम का बागान पड़ता था, फिर एक सूखी नदी, और उसके बाद खेत। रात में ये रास्ता और लंबा लगता था। रफ़ीक को अंदाज़ा था कि देरी होगी, मगर इतनी देर होगी ये नहीं सोचा था। बड़का टोला में उसे अच्छी कमाई हुई थी। वहाँ एक शादी थी किसी घर में, और उस घर की बुजुर्ग औरतों ने उससे इतना सामान खरीदा कि ठेला लगभग खाली हो गया। पैसे भी नकद मिले,
गिन गिन कर। रफ़ीक ने वो रुपए अपनी पुरानी बनियान के नीचे बांध लिए, जैसे वो हमेशा करता था। निकलते निकलते शाम के 7 बज गए और जब तक वो बाग के पास पहुंचा, रात का अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। चांद था, मगर बादलों के पीछे रोशनी आती थी जाती थी, जैसे किसी ने एक पुरानी लालटेन जलाई हो जिसमें मिट्टी का तेल कम हो। रफ़ीक के पास एक छोटी सी टॉर्च थी, उसकी रोशनी भी कांपती थी, बैटरी पुरानी थी। वो चलता रहा। ठेले का पहिया कभी कभी किसी पत्थर से टकराता और एक धीमी सी चरचराहट होती। उस आवाज़ के अलावा कुछ नहीं था, न कोई पंछी, न झींगुर, न हवा। ये थोड़ा अजीब था। इस रास्ते पर रात में झींगुरों का शोर वो हमेशा रहता है। रफ़ीक ने एक बार रुक कर कान लगाया। कुछ नहीं, बस वो खामोशी जो कभी कभी इंसान को अंदर से बेचैन कर देती है, बिना वजह बताए। उसने तेज कदम उठाए। आम के बाग के बीच से गुजरते हुए उसे हमेशा थोड़ी असहजता होती थी। ये बाग पुराना था, बहुत पुराना। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि यहाँ किसी ज़माने में एक कब्रिस्तान हुआ करता था जो वक्त के साथ मिट गया और उसकी जगह पेड़ उगाए। रफ़ीक इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। वो नमाजी आदमी था, डर उसे छूता नहीं था जल्दी। मगर उस रात बाग कुछ और ही लग रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर इस तरह पड़ रही थी जैसे लेटे हुए इंसान हो। हवा नहीं थी तो पत्ते नहीं हिल रहे थे। सब कुछ जमा हुआ था, जैसे किसी तस्वीर में हो, जिंदगी से नहीं। रफ़ीक ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और चलता रहा। तभी उसे दिखा। पहले उसे लगा कि कोई पेड़ की जड़ है, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन के पास। फिर उसकी टॉर्च की रोशनी उस पर टिकी और वो रुक गया। एक बच्चा था, 9-10 साल का, रास्ते के किनारे ज़मीन पर बैठा हुआ, घुटने छाती से लगाए, सिर झुकाए। उसने एक पुरानी सफ़ेद कमीज़ पहनी थी, बहुत पुरानी, जिसके कॉलर पर मैल की पट्टी थी। पाँव में कुछ नहीं था। रफ़ीक का दिल पसीज गया। उसके भी 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। उसने आवाज़ लगाई। बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा मासूम था, बड़ी बड़ी आँखें, पतले होंठ, गालों पर जमी हुई धूल। उसने रफ़ीक को देखा और बोला कि उसके अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल जाना है और अगर रफ़ीक अपने ठेले पर उन्हें बिठाकर पास के रास्ते तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। रफ़ीक ने पूछा, घर कहाँ है? बच्चे ने उंगली उठाई। बाग के अंदर, थोड़ा और आगे। रफ़ीक को एक पल के लिए झिझक हुई। बाग के अंदर। इस वक्त उसे याद आया कि बाग के अंदर कोई घर नहीं था, कम से कम उसकी जानकारी में नहीं। वो इस रास्ते से सालों से गुजरता था, कभी कोई घर नहीं देखा था। मगर फिर उसने उस बच्चे का चेहरा देखा। इतनी रात को, इतने अकेले, इतने छोटे से बच्चे का रोना नहीं था, मगर एक ऐसी बेबसी थी जो रोने से भी ज़्यादा तकलीफ देह होती है। वो बेबसी जो तब होती है जब बच्चा जानता हो कि रोने से कुछ नहीं होगा। रफ़ीक मान गया। उसने ठेला उठाया और बच्चे के पीछे पीछे चल दिया। बाग के अंदर का रास्ता संकरा था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की जड़ें दिखती थी, मोटी, उलझी हुई, ज़मीन से बाहर निकलती हुई। ठेले का पहिया बार बार फंसता था। रफ़ीक उसे खींचता, धकेलता, चलता रहता।
बच्चा आगे आगे चल रहा था, चुपचाप, बिना पीछे मुड़े। उसके पाँव की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये रफ़ीक ने नोटिस किया, मगर उसने सोचा शायद ज़मीन नरम है। कोई 3-4 मिनट चलने के बाद एक जगह आई जहाँ पेड़ थोड़े कम थे। वहाँ एक पुराना ढांचा था। मकान कहना मुश्किल था, खंडर कहना ज़्यादा सही होता। मिट्टी की दीवारें टूटी हुई, एक तरफ की छत गिरी हुई थी। दरवाजे की जगह एक पुरानी चादर लटकी थी, जो हवा ना होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रही थी। रफ़ीक रुक गया। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा और इशारा किया, अंदर। रफ़ीक ने कदम रखा, चादर हटाई। अंदर अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी वहाँ कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे थे, जैसे अंधेरा गाढ़ा हो। एक पुरानी मिट्टी की गंध थी, सीलन और कुछ और जो रफ़ीक पहचान नहीं पाया। कमरे में एक चारपाई थे और चारपाई पर कोई लेटा था। रफ़ीक ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। चारपाई पर एक आदमी था, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा। चेहरे पर झुर्रियाँ इस तरह थी जैसे किसी ने कागज़ को मसल दिया हो और फिर खोल दिया हो। आंखें बंद थी, सांस चल रहे थे। रफ़ीक ने देखा छाती ऊपर नीचे हो रहे थे, मगर कुछ था जो रफ़ीक को अजीब लगा। उस आदमी के हाथ वो छाती पर रखे थे और उनकी उंगलियां वो इस तरह मुड़ी हुई थी जैसे बहुत पुरानी लकड़ी मुड़ती है। और रंग, उसकी त्वचा का रंग इस रोशनी में कुछ ऐसा था जो रफ़ीक समझा नहीं। उस बच्चे की तरफ देखा। बच्चा दरवाजे के पास खड़ा था और पहली बार रफ़ीक ने देखा कि बच्चे की आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक नहीं रही थी। इंसान की आंखें रोशनी में चमकती है, बिल्ली की तरह नहीं, मगर थोड़ी नमी होती है उनमें जो रोशनी को वापस करती है। बच्चे की आंखें सपाट थी, जैसे पत्थर में खुदी हुई आंखें। रफ़ीक का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने ज़बरदस्ती अपने आप को संभाला। उसने सोचा, रात है, थकान है, जहन खेल कर रहा है। उसने चारपाई वाले बूढ़े की तरफ रुख किया और धीरे से उसका कंधा छुआ। और जो हुआ उसके लिए रफ़ीक तैयार नहीं था। उस आदमी ने आंखें खोली, मगर वो आंखें नहीं थी जो किसी बीमार इंसान की होती हैं। बीमार आदमी की आंखों में एक कमज़ोरी होती है, एक थकान। इस आदमी की आंखों में कुछ और था, एक गहराई, एक खालीपन, जैसे उस आदमी के अंदर कोई देख रहा हो जो वो खुद नहीं था। और वो मुस्कुराया, बिना किसी वजह के, बिना रफ़ीक को पहचाने, बिना कुछ कहे। बस एक मुस्कुराहट जो इंसान की मुस्कुराहट नहीं लगी। रफ़ीक पीछे हटा। उसने बच्चे की तरफ देखा और बच्चा अब दरवाजे पर नहीं था। रफ़ीक ने पूरा कमरा देखा, बच्चा कहीं नहीं था। वो कमरा एक ही था, दरवाज़ा एक था, खिड़की एक थी जो बंद थी। बच्चा कहाँ गया, कब गया? रफ़ीक ने तो आँख हटाई ही नहीं थी पल भर के लिए भी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। चारपाई वाला आदमी अब उठकर बैठ गया था। वो अब भी मुस्कुरा रहा था और उसने एक काम किया जो रफ़ीक की रूह को हिला गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया रफ़ीक की तरफ। उस हाथ की उंगलियां लंबी थी, बहुत लंबी। इंसान की उंगलियां इतनी लंबी नहीं होती हैं। रफ़ीक ने टॉर्च पटक दी और भागा। वो इस तरह भागा जैसे उसने पहले कभी नहीं भागा था। ठेला वहीं छूट गया। वो पैसे जो उसने सारे दिन कमाए थे
वो सामान जो बचा हुआ था, सब कुछ। उसे होश ही नहीं था कुछ भी। वो बस दौड़ता रहा, जड़ों से ठोकरें खाता रहा। एक बार गिरा, उठा, फिर दौड़ा। बाग खत्म हुआ, रास्ता आया। रफीक रुका, हाँफ रहा था, घुटनों पर हाथ रखकर झुका और उसने लंबी सांसें ली। पीछे मुड़कर देखा, बाग के अंधेरे में कुछ नहीं था। वो रात रफीक ने किसी को नहीं बताई। घर पहुंचा तो पत्नी ने देखा पांव छिले हुए थे, कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पर एक अजीब सी सफ़ेदी थी। उसने पूछा कि क्या हुआ। रफीक ने कहा गिर गया था, ठेला खो गया। पत्नी जानती थी कि ये पूरी बात नहीं थी, मगर उसने पूछा नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो रात को घटती हैं और दिन में उनका जिक्र नहीं होता। रफ़ीक उस रात सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता वो मुस्कुराहट दिखती और वो हाथ। अगले दिन दोपहर को वो गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास गया। चाचा नसीरुद्दीन 90 साल के उम्र थे, मगर जहन बिल्कुल साफ था। गांव की हर पुरानी बात उन्हें याद थी। रफ़ीक ने सारी घटना बताई, बच्चा, खंडर, बूढ़ा आदमी, सब कुछ। चाचा नसीरुद्दीन ने पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, बस एक गहरी सोच आई जो पुरानी यादों जैसी लगती थी। उन्होंने पूछा, बच्चे की कमीज का रंग क्या था? रफ़ीक ने कहा, सफ़ेद, पुरानी, मैली। चाचा नसीरुद्दीन ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने बताया, 35 साल पहले, यानी कि उस वक्त जब रफ़ीक कोई 10 साल का रहा होगा, उस बाग के पास एक परिवार रहता था। बाप बेटा। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। बाप बीमार हुआ। बेटे ने रात को उसी रास्ते पर किसी राहगीर को रोका, मदद मांगी थी। राहगीर ने मना कर दिया था। बाप उस रात नहीं बचा और वो बच्चा उसी गम में उसी रात बाग में ही गुम हो गया। किसी ने फिर उसे कभी नहीं देखा। उसकी लाश तलक नहीं मिली। गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया था। रफ़ीक ने एक लंबी सांस ली। उसने पूछा, तो वो बच्चा? चाचा नसीरुद्दीन ने आंखें खोली। उन्होंने कहा कि वो बच्चा आज भी रात को उस रास्ते पर रहता है। किसी राहगीर को रोकता है, कहता है कि उसके अब्बा की तबीयत खराब है। वही बात जो उसने उस रात कही थी जब किसी ने उसकी सुनी नहीं। वो उस लम्हे में अटका हुआ है, उसी दर्द में। और जो लोग उसके साथ जाते हैं वो उस खंडर में क्या देखते हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो गया वो लौटकर ठीक से नहीं आया। कोई बीमार पड़ा, कोई भटका, कोई बरसों तक सही नहीं हुआ। रफ़ीक पूछना चाहता था, तो मैं कैसे लौट आया? मगर उसने नहीं पूछा। वो ठेला उसने कभी वापस लेने नहीं गया। कुछ हफ्ते बाद एक बात हुई जो उसने कभी नहीं सोची थी। उसके बेटे ने, जो शहर में पढ़ता था, एक दिन फ़ोन पर बताया कि उसने रात को एक सपना देखा। एक बच्चा था सफ़ेद कमीज़ में, जो कह रहा था कि उसके अब्बा को मदद चाहिए, और वो बच्चा मुस्कुराया था। रफ़ीक ने फ़ोन पकड़ा और देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने बेटे से कहा कि वो अगले हफ्ते घर आ जाए। कोई वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, बस आ जा। उस रात रफ़ीक ने पहली बार उस पूरी घटना की नमाज पढ़ी। उसने दुआ मांगी उस बच्चे के लिए जो 35 साल से उसी रात में जी रहा है, जिसने अपने अब्बा को नहीं बचा पाया, जो उस दर्द से निकल नहीं पाया। कुछ रूहें इसलिए नहीं भटकती कि वो डराना चाहती हैं। कुछ रूहें इसलिए भटकती हैं
क्योंकि उनका दर्द कहीं ख़त्म नहीं हुआ। रफ़ीक अब भी फेरी लगाता है, मगर वो आम का बाग वाला रास्ता उसने छोड़ दिया है। चाहे 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़े, वो चलता है। और जब भी रात को किसी बच्चे की आवाज़ सुनता है तो एक पल के लिए रुकता है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।